इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दोबारा बता दें। ओ, एक मिनट बेटा, मैं जरा इनकी आइन पेयर वाली बातें कर लूं जरा, फिर उसके बाद बात करती हूँ। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। लेक्चर नंबर 10। जी जी करती हूँ। ओके, नजर आ रहा है लेक्चर नंबर 10? यस मिस। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें, ये जो रिएक्शन है ना, इसमें जब OH के साथ रिएक्शन हो रहा है तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक तो ये इंटरमीडिएट बन रहा है, साथ साथ वाटर भी बन रहा है। ठीक है, तो जब मैंने ये रेट लिखा है तो उसमें इसके साथ, इस कंसंट्रेशन के साथ ये भी इन्वॉल्व है। देखे ना, जब के की बात की है, के इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ तक तो सही है। लेकिन जब मैं के की बात कर रही हूँ, जो रिवर्सिबल के है, यानी इसके डिसअपियर होने का के है, ये वाला कैपिटल के है जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 3 जिसको मैं कह रही हूँ, वो था रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये है अपीयर हो रहा है K1 से, डिसअपियर हो रहा है K-1 से और K2 से। तो पीछे वाली एग्जांपल में तो मैंने बस K-1 प्लस K2 लिख दिया था, लेकिन यहाँ इसमें देखें तो यहाँ इस वक्त इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स में, अब मैं इसको प्रोडक्ट नहीं कह रही, रिएक्टेंट कह रही हूँ। क्यों? इसलिए कि ये रिएक्शन इधर की तरफ जा रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो इसके रिएक्टेंट में एक और चीज शामिल है, दैट इज वाटर। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो वाटर भी क्यू के कांस्टेंट होता है, इसलिए मैंने इस कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को मिलाकर लिखा है कि K-1 इंटू वाटर मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है। यही वजह है कि वो एंड तक चला, ये नीचे एंड तक भी वाटर की इन्वॉल्वमेंट रही, इस वजह से कि मैंने वहां पर K-1 के साथ वाटर लिखा था। ठीक है, यस मिस। ओके, शील्डिंग इफेक्ट वाली बात किसने कही थी? वो है अभी? जी मैम। अच्छा, कौन बताएगा शील्डिंग इफेक्ट? बस हम बताएं। जी बताइए। शील्डिंग इफेक्ट जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन जो होता है और जो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो न्यूक्लियस के जो और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसको शील्ड कर रहे होते हैं, उनको अलग कर रहे होते हैं अपनी रिपल्शन फोर्स से। जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन वो भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन वो भी नेगेटिवली चार्ज होता है। वजह उसकी ये होती है कि जो इनर शेल होते हैं, जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे को रिपेल ही करते हैं। यानी जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास नहीं आने देता। कंटिन्यू करें। आपने जो रीजन बताया था वो वापस रिपीट कर दें, जो टी हाफ लास्ट और फोर्थ रिएक्शन में चेंज आ रही थी, बाकी सब में सेम थी, इसीलिए स्क्वायर थेरम कॉम्प्लेक्स में। तो वो लेक्चर नंबर बताओ। मिस यही लेक्चर है, स्क्वायर इसी के नेक्स्ट वाला है। इसके नेक्स्ट वाला है ना, तो लेक्चर नंबर 11 हुआ ना फिर तो। ये वाला? यस मिस, यस मिस। हाँ, इसमें ये बताया था मैंने आपको कि इन सब में एक्चुअली हो ये रहा है कि एसोसिएटिव मैकेनिज्म है, और एसोसिएटिव, इसकी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। कि एसोसिएटिव मैकेनिज्म की वजह से पहले जो है वो वाटर आकर अटैच हो जाएगा, यानी ये 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उसके बाद क्लोराइड निकलेगा। अच्छा, अब क्लोराइड का निकलना कैसा है? क्लोराइड एक नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, ये -2 वाला है, ये -1 वाला है, या न्यूट्रल वाला है? अच्छा, अब ये जो इंटरमीडिएट्स हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल हैं, तो क्लोराइड बड़ी तेजी में निकल जाता है, फास्ट रिएक्शन हो जाता है। लेकिन क्योंकि जो ये वाला रिएक्शन है, इसमें जो ये इंटरमीडिएट बनाया है, तो ये भी 5 कोऑर्डिनेटेड, लेकिन इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +1 चार्ज है, और इस +1 चार्ज की वजह से -1 चार्ज वाले क्लोराइड का निकलना इतनी आसान बात नहीं है। ठीक है, तो जब ये -1 मुश्किल से निकलता है, तो बाकी सब में तो ये फास्ट रिएक्शन है, लेकिन फोर्थ रिएक्शन में ये वाला रिएक्शन भी स्लो ही है, जिसकी वजह से इसकी जो टी हाफ वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, ओके मैम, जज़ाकल्लाह। आज की लेक्चर की स्लाइड नंबर 8 बता दें, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। ओके, स्लाइड नंबर 8 आज के लेक्चर की क्या है जनाब?
कुछ भी नहीं है स्लाइड 8 में। मैंने आपको ये बताया था कि जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्टिनाइड्स की, इसमें जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं वो है 5f 67s। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है +2 से +7। क्योंकि मेटल्स हैं इसलिए जो है वो ये सिल्वर कलर के होते हैं। ज्यादातर जो मेजॉरिटी होती है इनकी सिंथेटिकली प्रिपेयर होते हैं। ये बहुत रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 83 से ज्यादा होता है। इस वजह से ये काफी अनस्टेबल होते हैं और अनस्टेबल होने की वजह से ये न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं। तो इतनी बातें बताई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आया था, वो ये था कि एक्टिनाइड जो है वो लेंथेनाइड्स के मुकाबले में ज्यादा अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उसकी क्या वजह हो सकती है? एफ ऑर्बिटल्स उनके पास भी हैं, एफ ऑर्बिटल्स उनके पास भी, या तो ये हो सकता है कि उनके एफ ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन बहुत स्मूथ होती होगी जिसकी वजह से लिगेंड्स जो हैं वो इजीली आ जाते होंगे, या फिर ये होगा कि हायर न्यूक्लियर चार्ज की वजह से हो सकता है मैम। क्या ये भी हो सकता है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा वेरी करती है, +2 से +7 होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, +2 से +7 होती है। तो ये भी हो सकता है कि इनके ऊपर जो चार्ज है उसकी डेंसिटी, यानी कि क्योंकि चार्ज बहुत ज्यादा है इस वजह से वो बहुत ज्यादा इस लायक हैं कि लिगेंड जो है वो इन्हें इलेक्ट्रॉन दे। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अच्छा, आंसर भी यही नेट है। पे यही आ रहा है, नेट पे यही आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये वजह भी हो सकती है बिल्कुल। और कुछ? चलिए फिर इंशाल्लाह आपसे जो है वो एग्जाम डे पे मुलाकात होगी, और इस दौरान अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यकीनन आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके मैम, थैंक ओके, यू मैम। वेलकम। मैम आपकी ईमेल यही वाली है? मेरी ईमेल यही वाली है, _rifat_jamal@uok.edu.pk। थैंक यू मैम। ओके मैम एक सवाल है मैम। जी। जिस तरह लेंथेनाइड की कंस्ट्रक्शन होती थी, क्या एक्टिनाइड की भी होती है उसी तरह? कॉन्ट्रैक्शन तकरीबन हर एक में ही है, लेफ्ट टू राइट जो हमने देखी है, लेकिन लेंथेनाइड्स में जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, एक्टिनाइड्स में भी होगी क्योंकि एफ ऑर्बिटल से वहां भी इन्वॉल्व है, बल्कि तो वहां तो 4f के साथ साथ 5f भी इन्वॉल्व है। बिल्कुल होगी। यस मैम, थैंक यू। ओके